नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून द्वारा प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। आज हमारी खास मेहमान हैं दिव्या नेगी। दिव्या एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल और पॉलिसी कंसल्टेंट है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ग्रामीण विकास, लैंगिक समानता और युवा सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्य कर रही हैं। साथ ही वो एक राष्ट्रीय स्तर की वक्ता हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उत्तराखंड का 2 बार प्रतिनिधित्व किया है। इसके साथ ही हाल ही में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का भी उन्होंने सफलतापूर्वक संचालन किया है। तो दिव्या, सबसे पहले आकाशवाणी समाचार देहरादून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी जी। दिव्या, जैसा कि आप डेवलपमेंट प्रोफेशनल एंड पॉलिसी कंसल्टेंट के रूप में आप काम कर रही हैं, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है, आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रही हैं। तो इन सब पे आने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी बुनियादी शिक्षा और आपका जो बचपन रहा है वो किस तरीके का रहा है। तो रागिनी जी, मैंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है बचपन की, वो मैंने जी 8वीं तक की टिहरी गढ़वाल जिले के एक गांव है सुनार गांव कांडीखाल, जी वहां से पूर्ण करी है। और उसके बाद फिर 9th ऑनवर्ड्स मुझे देहरादून रखा गया मेरे पेरेंट्स द्वारा। उनको लगा कि मैं थोड़ा सा पढ़ने में ठीक हूँ। तो जी उसके बाद की जो मेरी शिक्षा है 9वीं से 12वीं तक की, और जी इवन मेरा जो कॉलेज है वो श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन में मैंने पढ़ाई की है। और उसके बाद मैं सोशल सेक्टर और ये जो डेवलपमेंट सेक्टर है इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैंने जी गांधी फेलोशिप, एक प्रोग्राम होता है 2 साल का, जी वो एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत उधम सिंह नगर जिले से किया है। जी और उसके बाद 1-2 महीना कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टिंग में काम करने के बाद मैं अभी बस्तर संभाग में बीजापुर जिले में जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जी वहां पर एक पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट और डेवलपमेंट प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रही हूँ। जी। तो सामाजिक तौर पर जो आपका रुझान है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में जो रुचि है, ये हम्म। कहाँ से विकसित होती है और इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मुझे लगता है इसका पूरा श्रेय और जो मेरे अंदर इसको के लिए जो भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो मेरी प्रारंभिक जिंदगी से शुरू हुआ है, जो मैंने गांव में बिताई। जब जी मैंने देखा कि किस प्रकार से हमारे पहाड़ों में उस समय तो था ही, इससे पहले 10-12 साल पहले, बट आज की दिनांक में भी हम्म। एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, इसके लिए जी आज भी हमारे पहाड़ के लोगों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि जब मैंने कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लिया था, तो उसके बाद से जब मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी कोई क्षेत्र है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, सरकार की नीतियां हैं जी उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं बिना सरकार का हिस्सा बने, जी तो फिर इसकी तरफ मेरा रुझान ज्यादा बढ़ा। जी और ग्राउंड का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ और अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस और अपना एक पर्सनल पेन होने के बाद कि मुझे अपना पहाड़ छोड़ना पड़ा देहरादून आने के लिए, जी क्योंकि वहाँ पे शिक्षा नहीं थी। और मुझे जी लगता है मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं आ सकती थी देहरादून। पर आज की जी डेट में भी ऐसे बहुत सारे हमारे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जी जिनके पास संसाधनों की अभाव होने के कारण वो नहीं आ पाते अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये एक वो है कि मैं रूरल डेवलपमेंट और पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पे प्रशासन के साथ मिलकर काम करने में मेरी रुचि बढ़ी, और इस तरीके से मैं भी इस पर काम कर रही जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप टिहरी के ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, तो हूँ। आपकी जो ये जर्नी रही है, आप आज जिस पोजीशन पे आप हैं, तो इसे देखते हुए वहाँ आपका जो मूल गांव है, वहाँ हम्म। पर क्या कुछ बदलाव आप देख रही हैं कि आपके रूप में लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, या किस तरीके से आप बच्चियों को खास तौर पर और हम्म। युवाओं को आमतौर पर आप किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं? तो 2012 में जब जी मेरे फादर और मेरी मदर ने डिसाइड किया था जी कि मैं देहरादून में पढ़ूंगी, और नवीन, क्योंकि वहां पर सरकारी स्कूल था जहाँ पर का बहुत अच्छे टीचर्स नहीं थे, बहुत जी अच्छी शिक्षा नहीं थी, तो उन्हें लगा कि उनको मुझे देहरादून रखना चाहिए। मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जिनको ऐसे 9th के लिए उन्होंने देहरादून भेजा। जी आज की डेट में मेरे गांव की ये स्थिति है कि सारे बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ, इवन सेकंड थर्ड ऑनवर्ड्स लोग हम्म। उनको चंबा और देहरादून जैसी जगहों पर लाकर रख रहे हैं, हम्म। क्योंकि एक लोगों का नजरिया बदला है शिक्षा जी को जी लेकर। जी पहले शिक्षा को सिर्फ आपका ये समझा जाता था कि अच्छा बच्चों ने पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया, बस ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, बीए बीएससी, और फिर हम्म। नौकरी में जो भी लगते रहें। बट अब जी एक वो रुझान बदला है, एक वो व्यवहार बदला है शिक्षा के प्रति, कि एक जी अच्छी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है एक पूरी इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए।
तो जी। शायद ये एक चेंज है जो मैं अपने गाँव में, स्पेसिफिकली अपने गाँव में जब मैं अब जाती हूँ, वो हुँ, मैं देख पाई हूँ हुँ, कि हमारे बहुत सारे जो गाँव के छोटे-छोटे बच्चे हैं या फिर जो हुँ, परिवार हैं, हुँ, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में लाकर रखा है। पर साथ में दुःख की बात भी होती है कि इसी कारण हमारे गाँव भी खाली हो रहे हैं। जी। तो दिव्या, जैसे कि आप राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, नेशनल यूथ पार्लियामेंट में, और 2 बार आप ऐसा कर चुकी हैं, तो इसे आप अपनी जर्नी में किस तरीके से देखती हैं? जो मेरा सफ़र है ये शुरू होता है कक्षा 11वीं से। जी। अ, मैं 9वीं में जब देहरादून आई थी तो बहुत ही एक शाय लड़की थी, बहुत हुँ, हेसिटेट करती थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। जी। क्योंकि गाँव से मैं सीधे शहर आई थी और शहर में फिर सारे बच्चे आपकी क्लास में अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। तो हुँ, आप जब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आते हैं तो आप पर बहुत बड़ा धक्का लगता है कि आप जी। कैसे कोप करेंगे उसके साथ। जी, जी, जी। फिर मैंने 11th में जब स्कूल चेंज करा तो 2 साल देहरादून में पढ़ाई करने के बाद 9वीं 10वीं के बाद मुझे लगा कि ऐसे तो मैं नहीं जी पाऊंगी, क्योंकि वो मेरी नेचुरल पर्सनालिटी थी नहीं। हुँ, गाँव में मुझे बोला गया कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मुझे देहरादून रखा गया। और देहरादून में 2 साल में मेरी पर्सनैलिटी पूरी अलग हो गई थी कि मैं बहुत शाय, बहुत कम बोलने वाली लड़की बन गई थी। बट जी। फिर 11वीं में मैंने बहुत एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं अपना स्कूल चेंज करूंगी, और हुँ, स्कूल चेंज में मैं अपनी स्पीकिंग और अपने कॉन्फिडेंस पे काम करूंगी। तो फिर मैंने एसजीआर रेस कोर्स में एडमिशन लिया था, और उसके जी, बाद मेरा जो ये पब्लिक स्पीकिंग का सफर है वो शुरू हुआ जब मैंने 11वीं कक्षा में पहली बार अपना भाषण दिया था। जी। और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का कारण था कि मैं अपनी जिंदगी के पहले भाषण प्रतियोगिता में फर्स्ट आ गई थी। तो मुझे लगा हुँ, कि मैं ये कर सकती हूँ। पहले वरना मेरे अंदर बहुत ज्यादा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था। और उसके बाद कॉलेज स्तर पर बहुत सारे इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स करने के बाद जी, 2019 में पहली बार जब पहला एडिशन हुआ था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का, जी, तो उस पर मुझे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। आपका जिले से और राज्य से जो चयन होता है उस जी, प्रक्रिया के बाद। और उस टाइम पे मैं 17-18 साल की थी। फिर उसके जी, बाद 2023 में फिर मैं थोड़ी-सी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई और मैंने बहुत ज़्यादा अपना पब्लिक स्पीकिंग पे ध्यान नहीं दिया। पर जी, 2023 में दोबारा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उस समय भी जिले और स्तर से ये चयन प्रक्रिया को पार करने के बाद मुझे अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो मेरी जो पूरी पर्सनैलिटी है या फिर जो मेरा पूरा काम है एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल के तौर पर, चाहे वो आपके बड़े से बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात करना हो जी, या फिर गाँव के किसी एक आम समूह की दीदी से बात करना हो या फिर किसी जी, भी नॉर्मल आदमी से बात करना हो। तो जी, मेरा पब्लिक स्पीकिंग जो है इसने मुझे बहुत मदद करी है मेरी कम्युनिकेशन में, कि मैं किस प्रकार से वो बैलेंस बना पाऊँ कि जो बड़े-बड़े सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े-बड़े जो आपके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स होते हैं, जो पीसीएस, आईएएस होते हैं, जी। तो मुझे लगता है मेरी जर्नी में मेरी पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा रोल है प्ले करने का। जी, तो आप इसमें कुल मिलाकर स्कूल का जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और जो कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, उसको कहीं न कहीं एक बुनियादी रूप में हमें फ़ोकस करना चाहिए उस पर भी। माध्यम की आपने बात करी कि अंग्रेज़ी से हिंदी माध्यम में आना आपके लिए एक चुनौती रही। तो आप कितना मानती हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में माध्यम, ख़ास तौर पर जब आप विचार रख रहे हैं किसी के सामने, माध्यम कितना ज़रूरी होता है? आम, मुझे ये लगता है कि देखिए आप माध्यम तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है जब तक आपकी जी, किसी एक भाषा में बहुत अच्छी पकड़ है। जी, फिर चाहे वो हिंदी हो या वो इंग्लिश हो। पर जी, क्योंकि हमारे दिमाग में ये हमारी मानसिकता ऐसी बना दी गई है जी, कि अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको 10 लोग थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट कंसिडर करते हैं, जो कि बिल्कुल। केस नहीं होता है। ये हमारी एक 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 बेसिक मानसिकता है। जी, अम, और हम अपनी जो मातृभाषा है या फिर हमारी जो मदर टंग होती है, अपने जी। अपने लोकल डायलेक्ट्स या लोकल रीजनल लैंग्वेजेस, उन पर हुँ, हम बहुत फोकस नहीं करते, चाहे हम कितनी भी समझदारी वाली बात करें। तो जी, मेरे साथ भी यही था कि मुझे गांव से सीधे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख दिया गया, और हुँ, वहां पर सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, किताबें हमारी इंग्लिश में, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हुई। तो वहां जी, पर तो डेफिनेटली अगर मैं हिंदी को पकड़े रहती तो काम नहीं बनता। तो इसलिए हुँ, मुझे अपनी इंग्लिश को रिफाइन करना पड़ा, इंग्लिश पे काम करना पड़ा। जी, और मुझे लगता है कि आपको परिवेश के हिसाब से अपना माध्यम चूज करना चाहिए। जैसे मैं बस्तर में काम कर रही हूँ, तो जब मैं बिल्कुल, बस्तर के गांव में जाती हूँ तो वहां पर मैं इंग्लिश मेरा किसी काम का भाषा नहीं है। वहां बिल्कुल, पर बिल्कुल। मुझे वहां के जो लोग हैं उनकी जो गोंडी हुँ, हल्बी भाषा है उसके कुछ हुँ, शब्द सीखने पड़ेंगे, हिंदी में हुँ, उनसे बात करनी पड़ेगी। पर जी, एट द सेम टाइम जब मैं किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर से बात कर रही हूँ तो फिर इंग्लिश
वहां पर जरूरी होती है। तो मुझे लगता है जी। भाषा का ज्ञान होने में कोई दिक्कत नहीं है। आप हम्म। अंग्रेजी भी उतनी ही कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ बोलें जितनी आत्मविश्वास से आप हिंदी बोलते हैं, या फिर जितनी आत्मविश्वास से आप अपनी मदर टंग बोलते हैं, फिर चाहे वो हमारे पहाड़ में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी कुछ और हो। जी, हाँ तो जी। आप कुल मिलाकर समय और परिस्थिति के हिसाब से हमें अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। और बिल्कुल इसके बिल्कुल। साथ ही मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कहा बस्तर में आप जिस जगह काम कर रही हैं वो उत्तराखंड से उसकी चाहे आप कल्चरल डिफरेंसेस यानी कि सांस्कृतिक भेद देख लीजिए या भौगोलिक स्थितियाँ देख लीजिए, बहुत अंतर है। तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए उस जगह में काम करना, वहाँ के लोगों के साथ खास तौर पर काम करना और क्या अनुभव आपके वहाँ पर रहे हैं? अम, तो कुछ अंतर बताने से पहले मैं कुछ सिमिलैरिटीज पे जरूर फोकस करना बिल्कुल, चाहूंगी बिल्कुल, जी। कि क्या सिमिलैरिटी है। वही जो दिक्कतें हमारे पहाड़ों में है कि आपका हुँ, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, लोग गांव छोड़ रहे हैं पर वहां पे अच्छे स्कूल नहीं बन रहे, अच्छे टीचर्स नहीं आ रहे हैं। हुँ, स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा चैलेंज है, एक हुँ, अच्छे हेल्थ केयर का, हुँ, एम्प्लॉयमेंट का दिक्कत है। हुँ, आपके अगर अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना है, हुँ, स्वरोजगार में कुछ करना है, तो बहुत कुछ आशाएं हैं नहीं, बहुत कुछ हुँ, आयाम है नहीं। हुँ, सेम केस बस्तर का है। हुँ, बस्तर में बस एक एडेड चैलेंज हमारा नक्सलवाद का है जी। कि यहाँ पे बहुत ज्यादा माओवाद और नक्सलवाद है, कि हुँ, आपके बहुत सारे गांव हम वहां पर इसलिए नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि वो नक्सलवाद प्रभावित है, वहां से ग्रसित है। हुँ, प्रशासन नहीं पहुंच पाया है, पिछले तीन हुँ, चार दशकों से वहां पर हम नहीं पहुंच पाए। तो हुँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके रोजगार का अभाव दोनों जगह पे एक जैसा है। बस जी। हमारे पहाड़ों में हम भौगोलिक परिस्थिति की वजह से नहीं पहुंच पाते, हुँ, बस्तर में हम नक्सलवाद और माओवाद की परिस्थिति से नहीं पहुंच पाते। दूसरी सिमिलैरिटी है कि दोनों के जो लोग हैं हुँ, प्रकृति प्रेमी हैं, हुँ, कि वो प्रकृति से उतना ही लेंगे जितना उन्हें चाहिए। तो जी। वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आज की डेट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, हम करते हैं कि जो हुँ, विकास है वो हुँ, सस्टेनेबिलिटी के साथ चलना चाहिए, वो हुँ, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस होना चाहिए, ताकि हुँ, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी हुँ, उसका उतना ही लाभ उठा पाए जितना हम उठा हुँ, रहे हैं। हुँ, तो एक मुझे ये सिमिलैरिटी लगती है। हुँ, तीसरा, बहुत ही ज्यादा सीधे लोग हैं। हुँ, हमारे पहाड़ी लोग बड़े सीधे होते हैं, हुँ, बहुत ही मिलनसार होते हैं। तो बस्तर के जो ट्राइबल जनजातियां हैं वो भी हुँ, बहुत मिलनसार हैं, बहुत सीधे हैं। साथ में हमारे यहाँ पर हम अपने लोकल देवी देवता को बहुत मानते हैं। जी। बस्तर में भी वो प्रथा है कि वहां पर लोकल डीटी होते हैं। हुँ, अंतर की अगर मैं बात करूं, तो अंतर ये है कि हमारे उत्तराखंड में कम जी, से कम आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का चैलेंज नहीं है। जी। लोगों के पास अगर आकांक्षाएं हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा चाहिए, हुँ, तो वो उनके हाथ में है कि वो अपने विकास को परिभाषित कर सकते हैं। हुँ, पर बस्तर में ऐसा नहीं है। हुँ, बस्तर में जो आम आदमी है उसके हाथ में अपना विकास परिभाषित करना नहीं है। हुँ, या तो वो जो नक्सलवाद है उससे जी। ग्रसित है, उसके हुँ, पास ना बाहर जाने के आयाम है, ना बाहर जाने की चॉइसेस है। हुँ, प्रशासन जितनी भी प्रयास कर रहा है, हुँ, उस प्रयास के बेसिस पे भी जिस प्रकार का विचारधारा का ब्रेन वॉशिंग हो रखा है, हुँ, उसमें लोगों को अपने साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये मुझे बहुत बड़ा अंतर लगता है जी। कि हमारे उत्तराखंड के लोगों के पास अगर संसाधन नहीं है, पर हुँ, उनके पास अपना एक विचार है, अपनी एक फ्रीडम है, जी, अपनी एक स्वतंत्रता है अपने विकास को परिभाषित करने की। जी। पर वो मुझे बस्तर में देखने को नहीं मिला। वहाँ का जो हमारा जनजाति है, हुँ, उनको अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है प्रशासन और नक्सलवाद के बीच में। तो कोई उनसे नहीं पूछ रहा है आपको कैसा विकास चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा अंतर लगता है। बस्तर में काम करने का मेरा अनुभव बहुत ही ज्यादा यादगार है, बहुत कुछ सिखाया है मुझे बस्तर ने। जी। तो हाँ जैसा जी। कि आपने कहा कि जो बेसिक मुद्दे हैं, वहाँ और उत्तराखंड में समान ही है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य जी हो गया जी। या रोज़गारी हो गया। हाँ तो जी। कहीं न कहीं सरकार की भूमिका को आप कैसे देखती हैं कि सरकार कहाँ तक काम कर रही है और आगे कहाँ तक जाने के आसार आपको नज़र आ रहे हैं? मुझे लगता है सरकार की तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर जिस स्पीड पर काम होना चाहिए जी, और जिस क्वालिटी के साथ काम होना चाहिए, जी, वहां पर हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं। कहीं पर जो हमारे बीच के जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी होते हैं, जी। और फिर जो उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, जो समुदाय का बिल्कुल। भागीदारी होती है, हुँ, हुँ, हुँ। हम
अगर इन दोनों चीजों का एक बैलेंस बना पाए, क्योंकि कई बार कई जगहों पे क्या होता है, अगर आज की डेट में मैंने काम करा है, 3-4 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं कि कहीं पर कोई सरकारी स्कूल है और मैं वहां पर प्रिंसिपल से मिलने गई हूँ, तो अगले दिन कंप्लेन आती है कि मैडम यहाँ पे जो स्कूल के आसपास के लोग हैं, किसी ने पेड़ उखाड़ दिया, किसी ने अपनी गाय छोड़ दी, तो जो गमले वमले अच्छा। लगे थे वो खराब हो गया, या फिर वॉशरूम से जो नल होता है वो टूट गया, या फिर किसी ने तोड़ दिया, चोरी कर लिया। जी अब इसमें तो हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, बिल्कुल ये तो बिल्कुल। हमारे समुदाय की भागीदारिता है कि जी हमारे मानसिकता में अभी तक हम ये डेवलप नहीं कर पाए हैं कि सरकार जो हमें चीजें दे रही है वो सरकार की नहीं है, वो हमारी है। तो वो जो ओनरशिप है वो शायद कहीं पर समुदाय स्तर पर मिसिंग है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जागरूकता करने की जरूरत है लोगों के बीच में जी कि सरकार जब वो चीज दे रही है तो वो सरकार की नहीं रह जाती। अगर वो उस स्कूल का गांव है, उस स्कूल की आंगनबाड़ी है, उस स्कूल का पंचायती भवन है, तो वो उस गांव का होता है, वो सरकार का नहीं होता है। तो उसको नुकसान पहुंचाने के बजाय उसका आप ध्यान रखें। प्रशासनिक स्तर पर मुझे लगता है कि जहां जहां पर जिस जागरूकता की मैं भी बात कर रही थी, ये जागरूकता प्रशासनिक स्तर से होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे उसमें आप नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व कर लें, तो उसमें आप एनजीओज को इन्वॉल्व करें। बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो जी किस तरीके से आप वो गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करें। और ऐसे बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप भी जी देखती होंगी कि जी कभी जी ग्राम सभा होता है हमारे यहाँ पे पंचायती स्तर पर, उस हम्म ग्राम सभा में कितनी ही महिलाएं बोलती हैं, बिल्कुल है ना। कितने ही बच्चों से पूछा जाता है कि तुमको कैसा स्कूल चाहिए, कितनी हम्म महिलाओं से पूछा जाता है कि आपको कैसा गांव चाहिए। तो हम्म उसमें ज्यादातर पुरुषों की भागीदारी होती है, और पुरुष सिर्फ समुदाय नहीं बनाता है, आपको उसमें हर एक तबके को लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये प्रशासन और समुदाय को मिलकर कहीं पर आके काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक की कोई गलती नहीं है। जी और एक ही काम करने से भी सिर्फ नहीं होगा, साथ में आना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल साथ में आना पड़ेगा। और आपने यहाँ पर विचारधारा की बात करी, माइंडसेट की बात करी, वो कहीं न कहीं सरकार की तरफ से भी और आम जन की तरफ से भी हम वो विचारधारा की कमी कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लिंक नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। साथ ही आपने महिला की बात करी, तो मैं यहीं से आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक महिला हैं और एक काफ़ी युवा महिला हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जाना जहाँ पर विकास इतना ज़्यादा नहीं है, शिक्षा शायद उतनी ज़्यादा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो हम्म। ऐसी स्थितियों में महिलाओं की क्या स्थिति रहती है, और आप जब एक महिला के रूप में वहां पर जाती हैं तो क्या प्रभाव आपका उन लोगों पर पड़ता है? देखिए रागिनी जी, ये तो मैं कहूंगी कि सिर्फ अगर मैं बस्तर में काम कर रही हूँ या फिर सिर्फ उत्तराखंड से आती हूँ, जी तो ये सिर्फ इन दो जगहों की स्थिति नहीं है। पर बिल्कुल ये अगर आप रोज अपने घर पर भी नोटिस करें, तो आप बिल्कुल। देखेंगे कि आपके घर में एक जो महिला है हम्म वो सबसे पहले सुबह उठती है और रात हम्म को सबसे आखिर में सोने जाती है। हम्म मैं जब बस्तर भी जाती हूँ या फिर मैं उत्तराखंड में भी हूँ, मैं अपने घर पे भी कई बार देखती हूँ और आसपास देखती हूँ जी कि हमेशा औरत आखिर में खाना खाती है। एक महिला होती है वो सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाती है। हम्म एक महिला होती है जिसको सिर्फ अपने बच्चों को नहीं देखना होता, उसको गांव उसके अपने घर भी देखना होता है, और अपना जो भैंस बकरी वगैरह है, स्पेशली जब हम ग्रामीण उसकी बात करते हैं, जी उसको जी भी जी देखना है, और साथ में बच्चों को स्कूल भेजना है, खेती का कुछ काम है वो करना है। जी उसके चक्कर में जो हमारी महिलाएं हैं ना वो बहुत ज्यादा हम्म कुपोषित हो जाती हैं। मैंने ये बस्तर में जी देखा है कि वहां की जो महिलाएं हैं उनका एनेमिक लेवल इतना ज्यादा है कि हम्म जब हम एक नॉर्मल सिनेरियो में 7 अगर किसी का हीमोग्लोबिन लेवल है, हम हम्म उसको सीवियर एनेमिक मानते हैं, हम्म बस्तर में उसको नॉर्मल बोलते हैं, क्योंकि ओ हम्म उससे ऊपर लोगों का है ही नहीं। 8-9 किसी का हो गया तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जी ये बहुत दुखद स्थिति है कि हम उनका जो महिलाओं का जो रोल है अपने समाज में, हम्म उसको अप्रिशिएट करने से ज्यादा, उसको वैल्यू करने से ज्यादा हम उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, है ना। हम जी इतने अनपेड लेबर की बात करते हैं। तो हम्म अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे वो हम शिक्षा में करें, चाहे वो हम हम्म एक अच्छे खान पान में करें, चाहे वो हम्म हम एक बेसिक इतनी छोटी सी चीज पे करें कि जो महिला काम कर रही है घर पे, उसको ये ना कहा जाए कि अरे आप दिन भर घर पे क्या कर रही हैं। हम्म उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको वैल्यू किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो मुझे लगता है उसमें और उसमें शायद हमारी भी कहीं गलती है कि हम जब भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं हम सिर्फ महिलाओं के साथ करते हैं, जी हम उसमें पुरुषों की भागीदारी नहीं लेते। बिल्कुल हमारे गांव में समूह बने होते हैं, हम्म हमारी स्कीम चल रही है उसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह, स्वयं सहायता समूह बने होते हैं, हम्म बेसिकली औरतों के बने होते हैं। और हम वहां पर बात करते हैं बहुत बारी कि लिंग हम्म आधारित हिंसा नहीं होनी चाहिए, घरेलू हम्म हिंसा नहीं होनी चाहिए।
पर फिर मुझे कई बार मैं एक लूप होल ये देखती हूँ कि उसमें हम लड़कों और जो हमारे पुरुष समाज है, पुरुष समुदाय है, उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते। जी तो उनका भी उसमें बिहेवियर चेंज और माइंड शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। तो जी एक महिला होने के तौर पर मुझे ये लगता है कि महिलाएं बहुत कुछ करने के सक्षम है, बहुत कुछ कर सकती हैं, पर क्योंकि सदियों से पीढ़ियों से ये चलता हुआ आ रहा है कि बहुत सारी चीजें उनके कंटेक्स्ट में नॉर्मल कर दी जा रही हैं। तो कई जी बार मैंने जब भी मैं कहीं गांव में गई हूँ, मैंने किसी दीदी से पूछा है कि आपके लिए हिंसा क्या होती है, तो उनको हिंसा सिर्फ मारपीट समझ में आता है। उनको ये समझ में नहीं आता कि हिंसा मानसिक भी होती है, मेंटल भी हो सकता हिंसा है जी भावनात्मक भी होती है, हिंसा फाइनेंशियल भी होती है, आर्थिक हिंसा भी होती है। तो इन सब चीजों में मुझे लगता है बहुत सारा जागरूकता, बहुत सारे काम करने की जरूरत है। और घर से अगर जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि आप महिलाओं को उस सेम नजरिए से देखें जिस नजरिए से आप एक पुरुष का काम देखते हैं, जी और उसी नजरिए से और उसी रिस्पेक्ट के साथ आप महिलाओं का काम देखें। जी हाँ जी। ये मानसिकता में परिवर्तन आने की बहुत जरूरत है और ये कुछ हद तक आ भी रहा है। बहुत आशावादी न होते हुए मैं ये बोलना चाहूंगी कि आगे का समय काफी प्रोग्रेसिव नजर आ रहा है। आप जैसी महिलाओं की वजह से ही कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पा रहा है कि आप लोग जा रहे हैं और इतना जागरूकता आप लोगों में फैला रहे हैं। इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी दिव्या कि आप एक एनजीओ के थ्रू भी आप जुड़ी हुई हैं, तो ये जो एनजीओ है इस पर आप किस तरीके के काम करती हैं और क्या आपका अनुभव यहाँ पे रहा है? तो अभी मैं 2 एनजीओज का जी पार्ट जी हूँ वॉलेंटरी बेसिस पे, बट इट्स लाइक कि बिकॉज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो यस एक है आपका सोच ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कनेक्टिंग हैप्पीनेस। मैं उसके एक वॉलंटियर मेंबर हूँ, वो उत्तराखंड में काम करती है। और वो जी बेसिकली उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो हमारे युवाओं में स्किलिंग, एक बहुत बड़ा गैप है कि बच्चे जी पढ़ तो रहे हैं पर एम्प्लॉयमेंट हम्म रेडी नहीं हो रहे हैं, जॉब रेडी नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हम कैसे उनको टेक्नोलॉजी इनेबल्ड करें, कैसे उनके साथ जो टेक्नोलॉजी है उनकी लर्निंग में लेकर आए। तो सोच इस पर काम कर रही है, सोच इस पर काम कर रही है कि इस प्रकार से जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की, उनको हम रोजगार के ऑप्शन प्रदान कर सकें। साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रथा इंडिक रेनेसां करके, ये एक यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब युवा, और उसका मैं को टीम मेंबर हूँ, चीफ प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। जी तो उसका काम है कि जितने भी हमारे नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जिस पर आज का युवा, जब भी हम हमारे युवा से पूछते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट है, वो कहते हैं नहीं मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। पर हम ये भूल जाते हैं कि जिस फोन पर हम बात करते हैं वो भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। तो जी पॉलिटिक्स कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, पॉलिटिक्स रोज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पॉलिटिक्स है। हम कौन सा पानी पी रहे हैं वो पॉलिटिक्स है, क्योंकि हम जिस प्रकार की सरकार, जिस प्रकार का गवर्नेंस चूज करेंगे उस प्रकार की सुविधाएं हमें मिलेंगी। जी तो ये प्रथा इंडिक रेनेसां इस पर फोकस करता है कि हम किस प्रकार से आज के युवा को इन सब मुद्दों के सेंटर पर लेकर आए और युवा को मोटिवेट करें कि जब तक आप बात करना शुरू नहीं करेंगे काम नहीं होगा। तो हमारा मेन मुद्दा है कि युवा पहले बात करना शुरू करे, युवा पहले उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करे, क्योंकि जिस दिन युवा ने सोचना शुरू करा तो उस दिन आप डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि आप जी डोरमेंट होके तो नहीं बैठ सकते जिस दिन आपके दिमाग में कुछ आ गया। सो प्रथा इस पर काम करती है, बहुत सोशल वॉलंटियरिज्म पे काम करती है। जी तो ये 2 संस्थाएं हैं जिनका मैं वॉलंटरी पार्ट हूँ। जी आपने यहाँ पर स्किल और एजुकेशन गैप की कहीं ना कहीं बात की कि हमारी शिक्षा कहीं ना कहीं स्किल लैक कर रही है, जिस वजह से बेरोजगारी की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं, गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए गवर्नमेंट में ना रहकर भी तो एक नया रास्ता आपने ये चुना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ गाइडेंस आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे कि क्या कुछ और रास्ते भी हो सकते हैं और किस तरीके से? देखिए, सरकारी नौकरी को पाने की आकांक्षा होने में कोई गलत बात नहीं है, पर जी वो तब तक ठीक है जब तक आप सच में सरकारी नौकरी पाकर कुछ करना चाहते हैं, आप उस ज़ील, उस पैशन के साथ काम करना चाहते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है और व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है जी कि जब भी हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो हम आराम की बात करते हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से मानसिकता में थोड़ा बदलाव आने की जरूरत है। आप बिल्कुल सरकारी नौकरी की तैयारी करें, अगर आप सच में पैशन और जील के साथ, अगर आपको किसी गांव में प्लेस करा गया है, चाहे वहां जी पर आपको एक एसएडीओ के तौर पे प्लेस करा गया है, चाहे वहां पर आपको एक सचिव या फिर आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर प्लेस गया है, पटवारी के तौर पर प्लेस करा है, तो आप पैशन के साथ काम करें, लोगों की समस्याओं को समझने के लिए काम करें, इसलिए काम ना करें क्योंकि आपके व्यक्तिगत तौर पर एक स्टेबिलिटी आ रही है। और जब आप पैशन के साथ काम करेंगे ना तो आप सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं ढूंढेंगे,
आप अगर सच में काम करना चाहते हैं और आपका एक गोल है, जैसे मेरा एक हम्म, गोल था कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे जी, समुदाय के साथ काम करना है। आपकी शिक्षा आपको स्किल रेडी नहीं बनाती। बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस, आप किस जिज्ञासा, किस लगन के साथ सीखना चाहते हैं, वो आपको जॉब रेडी और आपको एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाती है। वो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और स्किल्स में आप सिर्फ कंप्यूटर एक स्किल नहीं है। हमने इससे पहले एक एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करी थी, राइट? जी, जी, जी। आप ये कह दें कि अच्छा किसी को बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाना आ गया तो वो स्किल रेडी है, ऐसा नहीं है। वो हार्ड स्किल्स है। आज की हम्म, डेट में 21वीं शताब्दी में हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं। बिल्कुल। सॉफ्ट स्किल्स की बात होती है कि आप, आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, आप हम्म, नेगोशिएट कितना अच्छा कर सकते हैं, हम्म, आपके पास स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की कितनी एबिलिटी है, कि अगर आप हाई प्रोफाइल कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, वो जी, आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। ये सारी जी। सॉफ्ट स्किल्स है। क्रिटिकल थिंकिंग, आप कितना क्रिटिकली किसी प्रॉब्लम्स या फिर किसी सिचुएशन को देख सकते हैं। हम्म, और इनके बारे में हमारे स्कूली स्तर पर बात नहीं हो रही है। हमारे स्कूली हम्म, स्तर पर बात हो रही है कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप ये करें, आपको डॉक्टर हम्म, बनना है तो आप ये करें, आप इंजीनियर बनना है तो ये करें। पर जी, मुझे लगता है एक टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के साथ साथ ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये हम्म, तो प्रोफेशन स्पेसिफिक नहीं है। ये तो मुझे हम्म, लगता है कि हर एक बच्चे को आनी चाहिए। वो अपने आप आसपास की चीजों से सीखे, हम्म, थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट बने, मतलब हम्म, इग्नोरेंट ना बने कि कुछ देख लिया और फिर चल दिए कि अच्छा देख लिया, चलो ये तो होता रहता है। जी, चीजों को नॉर्मलाइज ना करें, स्टेटस को क्वेश्चन करें कि अच्छा हम्म, अभी तक तो हो रहा है पर क्यों हो रहा है, क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है। तो जी, हमारे उसमें एक चीज सिखाई जाती है कि जब भी आपको किसी प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंचना है, तो हम्म, आप 5 बारी क्यों पूछें कि अच्छा हम्म, ठीक है ये आपने देखा तो वो क्यों हुआ, फिर हम्म, वो क्यों हुआ, फिर वो क्यों हुआ, तब जाके आप हम्म, रूट कॉज में पहुंचते हैं। और जब आप इस प्रकार से सोचते हैं तो आपका जो सोचने का दायरा है वो बड़ा होता है। आप हम्म, समाज की हर एग्जिस्टिंग चीज पे फिर सवाल उठाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। एंड आई थिंक जी, देन आप एक जागरूक और साथ में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनते हैं डिसीजन हम्म, मेकिंग के। और जो भी हम पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की देश में बात कर रहे हैं, तो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। तो इस हम्म, प्रकार से आप एम्प्लॉयमेंट रेडी होते हैं। आई थिंक हार्ड स्किल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी जॉब स्पेसिफिक सीख ही जाएंगे। अब जी, इंजीनियर काम डॉक्टर नहीं करेगा, डॉक्टर काम इंजीनियर नहीं करेगा, हम्म, बट कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग तो दोनों को लेना ही पड़ेगा किसी न किसी परिस्थिति में। जी। तो ये सब सीखना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। सरकार में ना रहते हुए भी सरकार के साथ काम करने के और क्या-क्या आयाम हो सकते हैं, इस पर आप श्रोताओं को क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगी? तो सरकार के साथ, सरकार का हिस्सा ना होकर भी अगर आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा सरकार के साथ काम करने के बहुत सारे हैं। जी, आप या तो अगर आपको इस सेक्टर में एंटर होना है तो बहुत सारे फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, ठीक जी, है। फेलोशिप प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स जो आपको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस करवाते हैं। साथ में हुँ, बहुत सारी पेड फेलोशिप्स होती हैं, बहुत सारी अनपेड फेलोशिप्स होती हैं। जी, तो बहुत सारी फेलोशिप को पे करती हैं कि आपका ये 2 साल का प्रोग्राम है, आप इससे सीखें, आप हमारे जी, साथ काम करें। इंटर्नशिप आप कह सकते हैं, जो जी, बाकी सेक्टर्स में होती है। पर ये सोशल सेक्टर स्पेसिफिक होती है, जहां पर आपको स्कूलों के साथ आपका पहला इंटरेक्शन होता है। आपको जिला प्रशासन या फिर जिला में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग कैसे काम करता है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। तो बहुत सारी फेलोशिप्स, अगर आप गूगल करेंगे कि फेलोशिप्स इन इंडिया, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। उसके जी, अलावा आप या तो सेक्टर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। मान लीजिए आपको शिक्षा में काम करना है, आपको नहीं करना है किसी और चीज में काम, आप जी, शिक्षा में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो आप ऐसी बहुत सारी एनजीओज एग्जिस्ट कर रही हैं। जी, शिक्षा मंत्रालय की आपकी बहुत सारी ऐसी पोस्टिंग्स आती हैं जहां पर वो यंग प्रोफेशनल्स को ढूंढते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जी, कंसल्टेंट्स के तौर पर वो ढूंढते हैं। उसके जी, अलावा आप एकेडमिक्स में थोड़ा सा आपका रुझान है तो हुँ, आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं। बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो रिसर्च असिस्टेंट्स को सीख करती हैं, कि जो उनके लिए रिसर्च कर पाए कि क्या हो रहा है, जिसके हिसाब से वो अपने प्रोजेक्ट्स प्लान कर पाए, उनको जी, आगे किस तरीके का वो अप्रोच लेना है वो कर पाए। बाकी एनजीओज हैं, आप हुँ, इनके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि एनजीओज का काम ही है उन क्षेत्रों में काम करना जिसमें सरकार ऑलरेडी कर रही है पर सरकार का हिस्सा ना होकर। पहले तो मैं यही कहूंगी जितने भी युवा हैं, आप जी, एक ग्रेजुएशन लें, किसी भी सब्जेक्ट से आपको लेना, उसके बाद अगर आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कोई फेलोशिप प्रोग्राम को परस्यू करें जी, अगर आपको लगता है। अब तो हमारे मास्टर्स वगैरह भी, अब तो बहुत सारे बैचलर्स और मास्टर्स भी हैं, सोशल वर्क, डेवलपमेंट स्टडीज, एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दिस, पब्लिक हेल्थ एंड ऑल ऑफ, इनके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी आते हैं। बट अगर वो नहीं है, आपने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, तो आप फेलोशिप कोई प्रोग्राम परस्यू करें। और जैसे आप परस्यू करेंगे ना, 1-2 साल में आपको समझ में आएगा कि ये सेक्टर कैसे काम करता है। और ये बहुत जी, बूमिंग सेक्टर है इंडिया में। जी, तो आपको जब 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो आप इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर सकते हैं। जी।
अवसरों की कमी नहीं है, बस एक रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। जो दिव्या, हमने आपके माध्यम से ये सब जानकारी ली है। चलते-चलते मैं आपसे क्योंकि आपने ज़मीनी स्तर पर इतना काम किया है, खासतौर पर ग्रामीण, और अब आप नक्सल एरिया में भी काम कर रही हैं, तो मैं एक कोई रोचक या कोई ऐसा अनुभव आपसे जानना चाहूँगी जो आपकी ज़िंदगी में खासतौर पर यादगार रह गया हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक एक ऐसा अनुभव है कि मैं बस्तर में पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। जी, तो वहाँ पर पिछले 3 दशक से जी, बहुत सारे स्कूल, आंगनवाड़ी बंद हो गए थे। जब से जी, नक्सलवाद और माओवाद हमारा बस्तर जैसे रीजन में आया हुँ, 1980s 1990s के बाद, तो जी, 3 दशक के बाद प्रशासन और सरकार ने वहाँ पर स्कूल खोला। बहुत इमोशनल सीन भी था वो मेरे लिए। बट जी, एक एक तरफ से एक अंदर ही अंदर एक खुशी की लहर थी कि मैं सड़क के, पिछले साल की ये बात है, जी, गाँव के बीच से एक सड़क जा रही है। गाँव है बीजापुर के गंगलुरु क्षेत्र में कांवड़ गाँव। जी, तो बहुत अंदरूनी गाँव है, वहाँ पर अभी पहली बार सड़क गई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, हैंडपंप नहीं गया, पानी नहीं गया, पहली बार जा रहा है। तो वहाँ पर हुँ, सड़क बाईं तरफ मैं देख रही हूँ कि एक लाल रंग में रंगा हुआ नक्सल स्मारक है, और हुँ, सड़क के, नक्सल स्मारक के जस्ट ऑपोजिट हुँ, आपका बैम्बू के डंडों से टेम्पररी एक शेड में एक प्राथमिक शाला शुरू करी गई है। तो वो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यचकित भी बोलूंगी, एक खुशी वाला ओवरवेलमिंग, वो भी जी, था, ओवरवेलमिंग था कि किस प्रकार से हमारे जो आम जनता है उस गांव की या फिर उस ऐसे क्षेत्रों की, जी, उन्होंने आज तक कभी विकास को उस प्रकार से डिफाइन नहीं कर पाए, अपने लिए डिसाइड नहीं कर पाए। पर जब मैं देख रही थी कि सारे के सारे गांव वालों के, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जो बच्चे हों जिनको अभी यूनिफॉर्म मिला था, वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल के अंदर जा रहे हैं, तो उन हुँ, सबकी जो पीठ है वो जी। नक्सल स्मारक की तरफ थी और आंखें जो थी वो स्कूल की तरफ थी। बहुत ही बड़ा संदेश इस आपके अनुभव ने हमें भी दिया है। तो दिव्या, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आप बहुआयामी प्रतिभा की धनी रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से तरक्की करें और उत्तराखंड और अपने पूरे देश का नाम रोशन करें। बहुत-बहुत शुक्रिया दिव्या।